तो जी हाँ, आज का टॉपिक का नाम है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखने से पहले अरदास और बेनती आपसे यही है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लेक्चर मिलेगा जिसका नाम है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। अगर आपने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को पहले देखा, इसके बाद फिर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को देखा, तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को शुरू करते हैं। द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एक बात सुन लो, बोर नहीं होने दूंगा इस लेक्चर में, वीडियो को पूरा देखना, बोर नहीं होने दूंगा। द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसका दूसरा नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बताता क्या है? इट डील्स विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल एनर्जी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ अमंग द पार्टिकल्स और मालिक्यूल ऑफ ए सिस्टम, एंड लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन फंक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन फंक्शन को आगे जाकर देखेंगे भैया किसी नए लेक्चर में। कंसीडर ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एनर्जी ई composed of n identical particles at temperature T and possess the following सिफात characteristics. Each particle is distinguishable. Distinguishable कहते हैं जिसको आप सेपरेट कर सके हो। Distinguishable जो अलग अलग हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो फ्रॉम ईच अदर, दूसरे के साथ उस पार्टिकल की आप शनाख्त कर सकते हो। पार्टिकल्स डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनिंग वेरियस एनर्जी लेवल टू पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को जो हमने एनर्जी लेवल असाइन करना है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पार्टिकल्स आर लोकलाइज। लोकलाइज क्या होता है भैया? फिक्स। These assumptions lead to classical Boltzmann distribution law. Let's consider the distribution of total energy E among various energy levels. हमारे पास various energy level है, E1 कह दो, E2 कह दो, E3 कह दो, so on. Various energy level है। उन various energy level पे हमने क्या किया? distribution of total energy E कहाँ पर? among various energy level E1, E2, E3, En, किसके? N particles के। आगे चलो भाई। As we know that each particle may exist in a number of allowable energy level, the total number of particle n may be assigned to energy level in such a way that n1 particle be present in energy level E1. अरे भैया क्या कर रहे हो? ये देखो भैया, सिंपल सी बात है। देखो एनर्जी लेवल E1, इस पर जो पार्टिकल असाइन किया गया, ये अलाउएबल एनर्जी लेवल E1 पार्टिकल N1, अलाउएबल एनर्जी लेवल E2 पार्टिकल N2, अलाउएबल एनर्जी लेवल E3 पार्टिकल N3। तो इसी बात को हमने लफ्ज़ों का में लिख दिया है। N2 पार्टिकल भी प्रेजेंट इन एनर्जी लेवल E2, N3 एनर्जी लेवल E3, और इसी तरह सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये बात है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एनर्जी और जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कांस्टेंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको वैसे लिखेंगे n, ये है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। n किसके बराबर है? n1 प्लस n2 प्लस n3 सो ऑन। तो हमने इसको कह दिया सिग्मा n। यहाँ से आगे मैं आपके सामने लिखूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। इसकी एनर्जी की बात करते हैं। देखो सिग्मा एन सम एन आई, कोई आई पार्टिकल, कोई भी 2 3 कोई आयत, और उसकी एनर्जी ई आई। आगे देखिएगा, अरे भैया आगे देखिएगा। द नंबर ऑफ वेज, वो तौर तरीके, वो अंदाज, इन विच, जिसमें टोटल पार्टिकल कितने हैं? कैपिटल एन। एन पार्टिकल्स कैन बी पुट इन दिस एनर्जी लेवल्स। देखो इसमें मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आपने लेक्चर को स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर को तरतीब से देखा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। किसी लेक्चर को आपने शुरू के लेक्चर देखे नहीं है, एंड के देखने शुरू कर दिए, तो फिर आपके हाथ पाँव भूल जाएंगे, हाथों के तोते उड़ जाएंगे, छठी का दूध याद आ जाएगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच n पार्टिकल्स कैन बी पुट इन दिस एनर्जी लेवल इज द नंबर of permutation of n things
इन ग्रुप्स ऑफ N1 N2 N3 और सो ऑन। अरे भैया ये क्या बात हमने लिखी है। द नंबर ऑफ वेज, वो तरीके जिसमें टोटल पार्टिकल कितने हैं n को आप पुट कर सको, अरेंज कर सको इन एनर्जी लेवल, इन दीज एनर्जी लेवल इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। कहा था ना परम्यूटेशन कम्बिनेशन को ज़रूर सुनना। तो नंबर ऑफ वेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 स्मॉल n1 n0 फैक्टोरियल, फिर n1 फैक्टोरियल, फिर n2 फैक्टोरियल, सो ऑन। ये आपके सामने एक इक्वेशन बन गई भैया। इसको इक्वेशन कहा को, इसको इक्वेशन 1 कह दो। आगे चलते हैं। सहूलत के लिए इसी इक्वेशन को हम ज़रा दोबारा लिख देते हैं क्योंकि इस पेज पे इसका ज़रा काम करना है। n0 फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, सो ऑन। इसको इक्वेशन हमने 1 कहा था। अब इसका क्या करो, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। आपके सामने करेंगे ताकि आपको बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्यार से समझ आए, ठीक है। नेचुरल लॉग W, इधर भी ज़रा नेचुरल लॉग लो, नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल ओवर n नॉट फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, सो ऑन। अब देखना मैं कैसे नेचुरल लॉग ले रहा हूँ। नेचुरल लॉग W, नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल, ये नीचे वाला ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग n नॉट फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल, सो ऑन। नेचुरल लॉग W, नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल, अरे भैया माइनस एक मिनट, ये ज़रा देखो ये वाली चीज़, ये n नॉट फैक्टोरियल, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, इसको आप कह दो ni फैक्टोरियल। तो यही लिख दो ln फिर ni फैक्टोरियल, ठीक हो गया। एक और इक्वेशन हो गई, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया, इसको आप भैया इक्वेशन 2 कह दो। अब आपने स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन वाली मेरी वीडियो सुनी होगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देखना। स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या है, कैन बी यूज्ड फॉर फैक्टोरियल्स ऑफ लार्ज नंबर। भैया सर्दी बहुत है, एज n इज़ वेरी लार्ज। जब बहुत लार्ज नंबर होता है ना, उसका फैक्टोरियल नहीं हम ले सकते, फिर हमें स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन का रूल इस्तेमाल करना पड़ता है। और स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या कहती है, वो कहती है कि नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल बराबर है n नेचुरल लॉग n माइनस n। अब इसी कंडीशन के तहत जो हमने स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन इस पर अप्लाई किया, इस पर भी ज़रा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अच्छा भैया ये सारे आपस में ना, एक और काम हमसे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। ये देखिए यहाँ पर ना एक स्टेप हमको और करना था, वो हमने नहीं किया, मैं भी आपके सामने लिख देता हूँ। देखिए नेचुरल लॉग W इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल माइनस नेचुरल लॉग, ये लॉग को ना आप अंदर अप्लाई करें तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये प्लस हो जाएगा। नेचुरल लॉग n नॉट फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग n1 फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग n2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये काम कीजिए, ये स्टेप हमसे ज़रा मिस हो गया, इस स्टेप को ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, जब ये सारा काम आपने किया तो ये सारे आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ऐड के लिए हम सिग्मा लगाते हैं, नेचुरल लॉग और ni फैक्टोरियल कर देंगे इसको। तो यहाँ जो हमने लिखा है ना, यहाँ हमें सिग्मा का वर्ड भी लिखना था क्योंकि सारे ऐड हो रहे हैं। यानी इस स्टेप के बाद फिर हम इस स्टेप में आए। ये बात समझ आई? ना समझ आई तो वीडियो को ज़रा रिवाइंड करके देखना, बार बार करके देखना, घबराना नहीं है यार, के लेक्चर की वीडियो बड़ी हो जाएगी, बोर नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। देखिए सारे आपस में ऐड हो रहे हैं, इसलिए हमने सिग्मा लगाया और n नॉट फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल की जगह ni फैक्टोरियल कर दिया। अब इसी पे भी स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाएं इस पर।
देखिए सिग्मा नेचुरल लॉग एन आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिग्मा, इसको देखना है बिल्कुल इसके मुताबिक, सिग्मा कैपिटल एन था तो एन आई नेचुरल लॉग, फिर एन था एन आई माइनस ये एन है ना। तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास तो एन आई है तो हमने, और ये सिग्मा भी है, देखो यहाँ पर ना सिग्मा भी है तो हमने सिग्मा भी लिखा और एन आई लिख दिया, सॉरी हाँ एन आई लिख दिया, बिल्कुल एन आई लिख दिया। शुरू में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि सिग्मा जो एन आई है ये कैपिटल एन के बराबर है। ये शुरू में आप देखें, शुरू में हमने ये सपोज किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये एन आई था, ये वाली चीज़ हमने वहाँ पर लिख दी, तो इसकी जगह पर हम कैपिटल एन लिख सकते हैं, बाकी सारा वैसे। सिग्मा एल एन एन आई फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिग्मा एन आई एल एन एन आई माइनस, इसकी जगह पर आप कैपिटल एन लिख दें। ये हमने इक्वेशन लिखी कैसे, इस स्टेलिंग अप्रॉक्सीमेशन को हमने इस पे अप्लाई किया और इस पे अप्लाई करके ये इक्वेशन बना दी। तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 3 का नंबर दे दें। अब इस इक्वेशन 3 को आपने लिख तो लिया है, अब आपने इसको करना क्या है, इस इक्वेशन 3 को आपने करना ये है कि इक्वेशन 2 में पुट करना है। जो इक्वेशन 3 है ना, ये वाली इसकी पॉइंट यहाँ अपने इक्वेशन 2 में इस साइड पे पुट करना है। तो ये काम ज़रा आगे करते हैं। तो यही मैंने लिख दिया कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करें। तो इक्वेशन 2 का बनेगी नेचुरल लॉग W इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, बल्कि यूँ ना करें, काम ये करें कि इस इक्वेशन को भी नंबर दें। भैया जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसको भी नंबर दो, इसको आप 2 प्राइम कह दो। अब करो ये कि 2 प्राइम और 3 इसको इक्वेशन 2 में पुट करो, यानी पुट इक्वेशन 2 प्राइम एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 में पुट करो। तो ये काम करो, तो यहाँ पर लिख लो पुट इक्वेशन 2 प्राइम एंड 3 इन इक्वेशन 2। जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगी नेचुरल लॉग W इज इक्वल टू n नेचुरल लॉग n माइनस सिग्मा n आई नेचुरल लॉग n आई, और अगले ये इस माइनस की वजह से अगले वाला माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस साइन है, बड़ा स्टूडेंट का ब्लड प्रेशर हाई लो करते हैं, अगर समझ ना आए तो बहुत गौर से देखने वाली चीज़ है, और हाथ पे हाथ रख कर ना बैठ जाना, मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो ताकि समझ आए। इज इक्वल टू n नेचुरल लॉग n, ये n इस n से कट गया, माइनस सिग्मा n आई नेचुरल लॉग n आई। एक और इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसको नंबर दे देते हैं। पीछे वाली को इक्वेशन को नंबर 3 दिया था तो इसको नंबर 4 दे देते हैं। अच्छा, तो इसको हम नंबर 4 दे देते हैं। अब आगे देखिए, द मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स in a system is the one for which W, कैपिटल W क्या है, ये वेज हैं किसी चीज़ को अरेंज करने के, इज मैक्सिमम। Hence for these condition चेंज इन W, इसे बोलते हैं चेंज का साइन होता है डेल, एंड
del natural log w will have to be 0। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने एक तकरीर लिखी है ना, इसका मतलब ये है, इसका लुब्बे लुबाब ये है, इसका मतलब ये है कि अपने दिल से कहो कि ये जो करली है चेंज डेल डब्ल्यू ये ज़ीरो के बराबर है। इसकी एक रीज़न हमने यहाँ पर पढ़ी है, इस रीज़न को ज़रा दोबारा देखते हैं। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल और मॉलिक्यूल इन ए सिस्टम इज़ द वन फॉर विच डब्ल्यू इज़ मैक्सिमम। हेंस ऑफ दिस कंडीशन डेल डब्ल्यू एंड डेल नेचुरल लॉग डब्ल्यू विल बी ज़ीरो। ये बात ना कुछ इतनी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, आप अपने दिल से कहो इसमें, क्योंकि हमने डेरिवेशन करनी है मैथमेटिक्स से, तो कुछ अजम्पशन अपने दिल से कहो कि डेल डब्ल्यू ज़ीरो है, तो अगर हम डेल नेचुरल लॉग डब्ल्यू ले लें, यानी इसका नेचुरल लॉग ले लें, तो वो भी ज़ीरो है। ये हमारे पास एक अजम्पशन होगी, हम इसे यूँ लिख लेते हैं, डेल नेचुरल लॉग डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इसको इक्वेशन 5 का नंबर अलॉट कर देते हैं। हमारे पास है इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को हमने करना है डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है चेंज देखना। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। कैसे, ये देखना मैं डिफरेंशिएट करता। ये साइन ऑफ डिफरेंशिएशन है। नेचुरल लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल एन नेचुरल लॉग एन माइनस डेल सिग्मा एन आई नेचुरल लॉग एन आई। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि ये जो n है, यहाँ पर देखो n ये कांस्टेंट है, और याद रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी, डेल एच नेचुरल लॉग डब्ल्यू। अब ये चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, ये सारा मल्टीप्लाई होकर ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो वाली टर्म हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत निश्ता। इधर क्या बचा, माइनस डेल सिग्मा एन आई नेचुरल लॉग एन आई। ये इक्वेशन हमारे पास इधर बच गई। अब इस इक्वेशन को नंबर 6 दे दो। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 में देखो, तो इक्वेशन 5 की ये वाली वैल्यू ज़ीरो के बराबर है, तो इक्वेशन 6 में इस चीज़ की जगह पर हम ज़ीरो लिख सकते हैं, यहाँ पर ज़ीरो लिख दो, और ये सारा वैसे ही लिख दो। अगले पेज पे चलते हैं। इस इक्वेशन को मैंने ज़रा अपनी और आपकी सहूलत के लिए दोबारा लिख दिया। ये माइनस ख़त्म करना यार, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और इधर आप बेशक माइनस ज़ीरो लिख दो या ज़ीरो के साथ माइनस ना भी लिखो, तो कोई इतना उसमें कबाहत नहीं होगी, कोई इतना मसला नहीं होगा। आपको इस माइनस को ख़त्म करना था तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और ये प्लस हो गया, ठीक। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएट करने में एक रूल होता है, प्रोडक्ट रूल। ये देखना, u को डिफरेंशिएट किया, v कांस्टेंट रखा, प्लस u को अब कांस्टेंट रख दिया, v को डिफरेंशिएट कर दिया, तो यही वाला प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाएंगे। सिग्मा बाहर कर दो, सिग्मा क्या कर दो, बाहर। अब देखना, ni को कांस्टेंट रख दिया, और करली नेचुरल लॉग ni को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस अब नेचुरल लॉग ni को कांस्टेंट रख दिया, और डेल ni को डिफरेंशिएट कर दिया। ये काम किया, बड़े समझने वाली बात है, बड़े समझने वाली बात है। अब एक फार्मूला आपने याद रखना है कि नेचुरल लॉग x को अगर हम डिफरेंशिएट करें या यूँ लिखते हैं, तो ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, हिल जा पल्ले, तू हिल जा है। ये बराबर होता है टी ऑफ एक्स ओवर एक्स, इसके बराबर होता है, ठीक है। मैं इसके बराबर होता है। अब इसी को भी, अब यहाँ देखो हमारे पास है ये वाली टर्म
करली नेचुरल लॉग x की जगह एन आई, तो ये क्या होगा, d की जगह हम कर लो ये वाला डेल्टा एन आई ओवर एन आई, तो यानी आप इसकी जगह पे ये लिख दोगे सिग्मा एन आई वैसे ही, और इसकी जगह पर आपने ये चीज़ लिख देनी है करली एन आई ओवर एन आई प्लस ये वैसे ही नेचुरल लॉग एन आई, और ये करली या डेल एन आई इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा यहाँ पर का बचेगा करली एन आई प्लस नेचुरल लॉग एन आई करली एन आई इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब आप इसमें से करली या डेल एन आई कह लो, इसको कॉमन ले सकते हो सिग्मा, जब डेल एन आई को आप कॉमन आउट करोगे, कॉमन आउट करके ना यहाँ लिख दो, तो यहाँ पर 1 बचेगा, जिस चीज़ से कॉमन लेते हैं ना उसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर नेचुरल लॉग एन आई बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये एक और इक्वेशन बन गई। भैया लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेंथी हो रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अच्छा, एक बात थी और वो बात ये थी कि अभी जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हमने कौन सा नंबर देना था, इसको हमने नंबर 7 देना था, क्योंकि पहले हम 6 दे चुके हैं, तो इसको हम नंबर 7 दे देते हैं। आगे एक बात लिखिएगा, वी नाउ फॉर गिवन, जो हमारा गिवन मॉलिक्यूलर सिस्टम है, वी नाउ फॉर गिवन मॉलिक्यूलर सिस्टम, वहाँ क्या था, 2 चीज़ें थी, टोटल एनर्जी ई एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, वो क्या थे, कांस्टेंट, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन, ये क्या थे, रिमेन कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट थे। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, आप सबको पता है क्या होता है, 0 होता है। देखो एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको हम सिग्मा एन आई से भी कह सकते हैं, ये भी कांस्टेंट। और दूसरी चीज़ क्या कांस्टेंट थी, टोटल एनर्जी, जिसका हम यूँ भी लिख सकते हैं एन आई ई आई, ये भी कांस्टेंट। ये 2 चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट थी। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये 0 के बराबर होता है। यहाँ भी अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये 2 और इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसको इक्वेशन 8 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 9 का नंबर दे देते हैं। आज सर्दी बहुत है यार। मल्टीप्लाई इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई करो एक कांस्टेंट जिसको अल्फ़ा प्राइम कह रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 9 बाय एक कांस्टेंट जिसको हम बीटा कह रहे हैं, अपनी ज़रूरत के तहत, नज़रिया ज़रूरत के तहत, क्योंकि हमने डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन में हमने ख़ास रिजल्ट निकालना है, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों को करना पड़ता है। इक्वेशन 8 को अल्फ़ा प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन 8 क्या थी, अभी मैंने आपके सामने लिखी, ये इक्वेशन 8 है, ये इक्वेशन 9 है, और ये इक्वेशन 8 है, इसको अल्फ़ा प्राइम से, इक्वेशन 9 को बीटा प्राइम से। ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इक्वेशन 8 क्या थी, डेल एन सिग्मा डेल, बल्कि इसे आप डेल ही बोल दो, एन आई इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो अल्फ़ा प्राइम से। इक्वेशन 9 क्या थी, डेल ई इज इक्वल टू सिग्मा डेल एन आई ई आई इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो बीटा प्राइम से। तो जब आपने इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एक और काम करो, इनको भी एक नंबर दे दो, इसको नंबर 10 दे दो और इसको नंबर 11 दे दो। अब इक्वेशन 10 और 11 को इक्वेशन नंबर 10 में ऐड करो। लिखो ऐड इक्वेशन 10
11 इन इक्वेशन 7। साथ साथ लिखोगे ना तो समझ आएगा। इक्वेशन 7 में ज़रा ऐसे ऐड करो। इक्वेशन 7 में लिख रहा हूँ सिग्मा 1 प्लस नेचुरल लॉग एन आई करली डेल भी बोलते हैं, करली भी बोलते हैं, एन आई प्लस इक्वेशन 10 को ऐड करो। और इक्वेशन 10 को ऐड करने का मतलब क्या है? इक्वेशन 10 को ऐड करने का मतलब क्या है? सॉरी, ये था अल्फ़ा प्राइम सिग्मा करली डेल एन आई। कभी घबराना नहीं है, कभी मैं डेल बोल रहा हूँ, कभी कलरी बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है, एक ही चीज़ है। प्लस इक्वेशन 11 को ऐड करो, बीटा प्राइम सिग्मा डेल एन आई। हमने इसको क्या कर लिया, चलो ऐड कर लिया, ठीक। और इक्वेशन 7 0 के बराबर थी तो ये 0 के बराबर कर दी। अब यहाँ से अगर हम सिग्मा को कॉमन ले लें, इस सिग्मा को, ये सिग्मा यहाँ भी है, ये सिग्मा यहाँ भी है, सिग्मा यहाँ भी है, सिग्मा को कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 प्लस नेचुरल लॉग एन आई डेल एन आई प्लस अल्फ़ा प्राइम डेल एन आई प्लस बीटा प्राइम डेल एन आई ई आई, ये बनेगा इज इक्वल टू 0, ठीक। ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। अब इसमें कोई और चीज़ भी हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम देखें तो ये फैक्टर इधर है, ये फैक्टर इधर है, ये फैक्टर इधर है, इसको हम कॉमन आउट कर सकते हैं। तो कॉमन आउट करते हैं, सिग्मा 1 प्लस नेचुरल लॉग एन आई प्लस अल्फ़ा पर, इसको हमने कॉमन आउट कर लिया। कॉमन आउट करने के ऐसे हम बाद में लिखेंगे ई आई बीटा प्राइम, और ये जो चीज़ हमने कॉमन आउट की थी इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अरे भैया एक काम करो, और वो काम आपने क्या करना है, इसको ज़रा ऐसे लिख लो, सिग्मा 1 प्लस अल्फ़ा प्राइम एक साथ लिख दो, प्लस नेचुरल लॉग एन आई प्लस ई आई बीटा प्राइम, इसको एक साथ लिख दो। अगर इसमें कोई मेरी मिस्टेक हो जाए ना तो आपको पता लगे तो आपने कमेंट में बताना है, क्योंकि टॉपिक ऐसे मिस्टेक हो सकती है, खुदा ना करे हो। लेकिन अगर आपको लगे अल्फ़ा प्राइम, इसको आप ना सपोज कर लो कि ये अल्फ़ा के बराबर है, इसको आप अल्फ़ा के बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा सिग्मा नेचुरल लॉग एन आई, ये पहले लिख दिया, इस टर्म की जगह सिर्फ अल्फ़ा लिख दिया, प्लस बीटा ई आई इज़ इक्वल टू एन आई इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक और इक्वेशन बन गई, इसको हमने नंबर 12 दे दिया। अब आगे चलते हैं। इस इक्वेशन को मैंने ज़रा दोबारा लिख दिया, इक्वेशन 12 को ना मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया। अब इक्वेशन 12 में कुछ वेरिएबल हैं जो चेंज हो रहे हैं, और वो कौन से हैं, ये देखो, डेल n1 प्लस डेल n2 प्लस नहीं कोमा डेल n3, ये क्या हैं, ये वेरिएबल्स हैं। डेल का मतलब ही यही होता है जो चेंज हो रहे हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अब ये क्वेश्चन कह रही है कि ये सब चीज़ें ना 0 के बराबर है, इसका मतलब है भैया इसमें कुछ तो 0 होगा। अगर आपने इस इक्वेशन को 0 के बराबर करना है, अगर आपसे कहा जाए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कोई और टर्म हो, ये 0 के बराबर है, इसका मतलब है इस टर्म में, इस इक्वेशन में कोई तो ऐसी चीज़ है जो 0 है, जिसकी वजह से मल्टीप्लाई होकर आंसर ओवरऑल 0 आ गया। तो यहाँ भी कुछ 0 है, और वो क्या है वो आपने याद रखना है कि ये जो करली है ना डेल, ये 0 के बराबर कभी भी नहीं होता, यानी ये वाली चीज़ 0 के बराबर नहीं है। फिर इसका मतलब है अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो फिर ये वाला फैक्टर 0 के बराबर है, तो यही हम करेंगे। समझ रहे हो बात को? जो बात ना समझ आए कमेंट में भी पूछना, और दोबारा वीडियो को बार बार देखना। एक दफ़ा देखने से ना टॉपिक नहीं समझ आएगा, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, तो बार बार वीडियो को देखोगे तो इंशाल्लाह समझ आएगा। ये 0 के बराबर है, देखो ये दो चीज़ें हैं, ओवरऑल इक्वेशन 0 के बराबर है। अब इसमें या तो आपका ये फैक्टर 0 के बराबर है जिसकी वजह से 0 आया,
या फिर ये फैक्टर 0 के बराबर है जिसकी वजह से 0 है। हम मान चुके हैं, अपने दिल से कहो कि ये वाला चेंज होता है ना, ये तो 0 के बराबर नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है ये वाली चीज़ 0 के बराबर है। किसी बुक से भी पढ़ना ताकि टॉपिक है ना कुछ अच्छे से क्लियर हो, थोड़ा मुश्किल है, बुक से भी पढ़ना, वीडियो भी देखना, साथ साथ नोट भी करना, क्वेश्चन भी करना, फिर ज़रा आसानी से समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लाइन यहाँ पर लिखो कि ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, सो टू मेक इक्वेशन 12 होल्ड गुड, यानी इसको सही आप साबित करने के लिए ईच टर्म इन समीशन मस्ट बी 0। तो समीशन में जो हर टर्म है, इस समीशन में ये चीज़, इस समीशन के अंदर जो कि हर टर्म है ये 0 है, ये नहीं, ये चीज़, ये टर्म 0 है। तो हमने यही बात यहाँ पर लिख दी और इसको 0 करार दे दिया। तो ये यूँ हो गया, नेचुरल लॉग ni प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ai इज इक्वल टू 0। नेचुरल लॉग ni, सारी टर्म उधर चली जाएंगी, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ei। ठीक, अब टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ऊपर वाली इक्वेशन को ना ज़रा एंटी लॉग लो, जब एंटी लॉग लेंगे तो ये एंटी लॉग इस लॉग को खा जाएगा, इधर ni बचेगा और इधर क्या बचेगा, e, खुद से लगाएंगे e, माइनस ये पावर में चला जाएगा, बीटा ei। एक और इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को भैया नंबर दे दो 13 का। ये आपने एक और इक्वेशन बना ली, इसे सेपरेट करके लिख लो, ni इज इक्वल टू e माइनस अल्फ़ा फिर मल्टीप्लाई e, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, बीटा ei। ये इक्वेशन बन गई 14। अब क्या करना है, अब e अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। e अल्फ़ा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ e अल्फ़ा। ये ज़रा समझना कि e अल्फ़ा की हमने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। पीछे हमने, मैं ज़रा पिछले कुछ पेजेस निकाल लूँ तो उससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा, ये इक्वेशन 14 को देखो ज़रा। इक्वेशन 14 है ni इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा ई रेस टू पावर माइनस बीटा ei। इस इक्वेशन को ज़रा देखो, अगर हम यूं कर दें कि इधर भी सिग्मा लगा दें, सिग्मा ni, और इधर भी सिग्मा लगा दें, इधर हम सिग्मा लगा देते हैं इसके साथ, यानी अगर आपसे कोई कहे 2 इंटू 3 इंटू 4, अगर आप इसके साथ 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर 4 के साथ कोई सिग्मा लगाना चाहो, तो अगर आप सिग्मा यहाँ इधर भी लगा दो तो कोई मसला तो नहीं है, सारे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम ही रहेंगे। यानी अगर यहाँ भी सिग्मा लगाओगे तो वो 4 के साथ भी होगा। तो आपने यहाँ सिग्मा लगा दिया, यानी इधर भी सिग्मा लगा दिया, इधर भी सिग्मा लगा दिया, जो इधर वाला सिग्मा था वो इसके साथ लगा दिया। ठीक, अब ये सिग्मा ni ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये शुरू में आपने देखना है, हमने इसे कैपिटल N के बराबर करार दिया था, तो ये कैपिटल N के बराबर हो गया e रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा सिग्मा e रेस टू पावर माइनस बीटा ei। यहाँ से e रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा निकालो, e रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा ये बराबर होगा n ओवर सिग्मा e रेस टू पावर माइनस बीटा ei। तो ये एक और इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन 15 कह दो। अब इक्वेशन 14 में इस e रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा की जगह इक्वेशन 15 को पुट करो, तो पुट इक्वेशन 15 इन इक्वेशन 14। जब इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, इसको इक्वेशन आप 16 का नंबर दे दो और ये पेज नंबर 9 बनता है। अब इसमें जो कांस्टेंट बीटा है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। एक चीज़ याद रखना, वी नाउ फॉर आइडियल गैस एक रिलेशन है, तो याद रखना आइडियल गैस के लिए बीटा बराबर होता है 1/√,
के टी इस केस में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जरा जस्ट वैल्यू पुट कर दो। एन आई कैपिटल एन ओवर सिग्मा ई रेस टू पावर ई आई, और बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो। बीटा 1/kT है तो kT हो जाएगा। इधर भी ई रेस टू पावर ई आई, बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो। बीटा 1/kT है तो kT हो जाएगा। तो हमने यहाँ जस्ट वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ज़रा इस n को इधर ले आओ, रीअरेंज करेंगे। एन आई ओवर कैपिटल एन, इधर ई रेस टू पावर ई आई ओवर kT डिवाइडेड बाय सिग्मा ई रेस टू पावर ई आई ओवर kT। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई और ये बहु काम की इक्वेशन है। मैं इस इक्वेशन के बाबत कुछ लिखता हूँ, इसको आप इक्वेशन 17 कह दो। ख़त्म होने वाला है बस। इक्वेशन 17, in equation 17 it is assumed that each energy, यार टॉपिक ना काफ़ी मुश्किल था ना, is नॉन डिजेनरेट कहते हैं जो सेम ना हो। इसका क्या मतलब है? that is it is composed of only a single level। ठीक, असाइन टू ए सिंगल लेवल। और फिर एक और काम करो, ईच लेवल को एक कोई असाइन करनी है चीज़, एक टर्म असाइन करनी है। ईच लेवल मस्ट बी असाइन करने का मतलब है दे दो। ईच लेवल को आप दे दो क्या? ए स्टैटिस्टिकल वेट, जिसे हम जी आई कहते हैं। तो इक्वेशन 17 बिकम्स, देखना, एन आई ओवर एन, इस ई की जगह ना अब आप जी लिख दो। स्टैटिस्टिकल वेट हम इसे असाइन कर रहे हैं, जी आई, मतलब जी आई के, सॉरी ई की जगह नहीं, जी आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ई रेस टू पावर ई आई ओवर kT, और नीचे भी यही काम करो, सिग्मा जी आई ई रेस टू पावर माइनस ई आई ओवर kT। आपने क्या किया है कि इक्वेशन 17 को यहाँ और यहाँ एक ही चीज़ से सेम से कर सकते हैं ना, सेम से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल वेट के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब तो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसको कैपिटल Q से लिखते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन। तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या बनेगी? एन आई ओवर एन जी आई ई रेस टू पावर माइनस ई आई ओवर kT डिवाइडेड बाय Q, और इसमें Q क्या है? पार्टीशन फंक्शन। तो ये टॉपिक्स था जो मैंने आपसे डिस्कस किया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी टॉपिक था। तो इसमें आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे किसी बुक से भी आप ज़रूर पढ़ना, और इसके जो आप इसके वीडियो लेक्चर सुनो तो साथ साथ लिखते रहना। समझ ना भी आ रही हो ना, फिर भी लिखते रहना, सारे लेक्चर को लिखना, 3-4 मरतबा वीडियो सुनना, तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।